हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल्स की जो लार्ज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के लिए मस्ट है। वो है इलास्टिक सर्च। दोस्तों, अगर आप फिल्टर सर्च या ऑटो कंप्लीट जैसे फीचर बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो इलास्टिक सर्च की नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इलास्टिक सर्च कोई डाटाबेस नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ये कोई डाटाबेस नहीं है। ये डाटाबेस को सर्च करता है, ये एनालिटिक सर्च इंजन है। तो दोस्तों, इलास्टिक सर्च का जो मेन रोल है वो डाटाबेस से जो भी डाटा आता है उसको सर्च करता है, जो लार्ज अमाउंट में डाटा आता है उसको सर्च करता है। यानी कि जैसे डाटाबेस का जो रोल होता है वो डाटाबेस पे डाटा को स्टोर करने का रोल होता है, और इलास्टिक सर्च का जो रोल है वो लार्ज अमाउंट डाटा को स्मूथली रेंडर कराता है, जो कि बहुत ही कम टाइम में आपका लार्ज डाटा को वो रेंडर करा देता है, चाहे वो डाटा लाखों में क्यों ना हो। दोस्तों, इलास्टिक सर्च 2010 में आया था और ये अपाची लूसेंट बेस पे बना हुआ है। पहले क्या होता था, पहले जो प्रोजेक्ट होते थे उसमें कम डाटा होते थे, तो पहले हमारे डाटाबेस की क्वेरी से सारे प्रोजेक्ट हैंडल हो जाते थे। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे डाटा एक्सप्लोड होते गए, और आने वाले टाइम में बहुत डाटा धीरे धीरे करके वो बढ़ते गए, इतने बढ़ गए कि उसको डाटाबेस की क्वेरी से हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। मतलब कि हम जो डाटाबेस में परसेंट सर्च वाली जो क्वेरी करते हैं, लाइक परसेंट सर्च वाली, उससे उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। दोस्तों, इलास्टिक सर्च ने इन सारी चीजों को सॉल्व किया है। इलास्टिक सर्च अपने डॉक्यूमेंटेशन में सारे डाटा को लेता है, उसको स्टोर करता है, उसके बाद उन डाटा को जेसन के फॉर्मेट में बनाता है और उसको इंडेक्सिंग के थ्रू आपको रेंडर कराता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे सपोज आपके पास एक बुक है, उस बुक में 10,000 प्लस पेज है। दोस्तों, जब आप किसी चैप्टर को ढूंढते हैं बुक में, तो आप पूरा बुक सर्च नहीं करते हो, आप क्या करते हो, सीधा डायरेक्ट बुक के इंडेक्स में जाते हो, अब वहां से चैप्टर देख के उसका पेज नंबर ओपन करते हो, तो डायरेक्ट आप उसी पेज पे जाते हो। सेम प्रोसेस इलास्टिक सर्च में भी यही है। इलास्टिक सर्च क्या करता है कि आपके जो डाटा है, आपके सारे डाटा को वो आपके अपने डॉक्यूमेंट में स्टोर कर लेता है। जो भी आपके डाटा आते हैं डाटाबेस से, चाहे वो लैक प्लस हो चाहे वो सीआर तक क्यों ना हो, वो सारे डाटा को वो अपने डाटा अपने डॉक्यूमेंट में स्टोर कर लेता है। उसके बाद उसको उनकी इंडेक्सिंग बना देता है। इंडेक्सिंग बनाने के बाद जब आप उसमें मल्टीपल फिल्टर या सर्च लगाते हो, तो उस केस में क्या करता है, वो डायरेक्ट उसी डाटा पे जंप करता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। वो पूरा का पूरा डाटा को नहीं, पूरा का पूरा डाटा को नहीं सर्च करता, पूरा रो नहीं देखता, वो सिर्फ उसी डाटा को निकालता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, इलास्टिक सर्च क्या है कि ये आप बड़े प्रोजेक्ट में यूज करते हो जिसमें डाटा का वॉल्यूम ज्यादा हो, यानी कि जैसे हमारे ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर हमारे जॉब पोर्टल हो गए, या सीआरएम हो गया, या कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें मल्टीपल यूजर होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो दोस्तों ई कॉमर्स में क्या होता है कि लाखों प्रोडक्ट होते हैं, तो उन लाखों प्रोडक्ट पे हमें बहुत तरीके के मल्टीपल फिल्टर लगाने पड़ते हैं, बहुत तरीके के सर्च लगाते हैं, हम ऑटो कंप्लीट जैसे वाले सर्च भी लगाते हैं। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, हम अगर डाटाबेस का लाइक परसेंट सर्च वाला क्वारी यूज करते हैं, तो दोस्तों हमारा जो डाटा है वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो ही रिस्पॉन्स करता है। लेकिन इलास्टिक सर्च क्या करता है, इलास्टिक सर्च यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे इलास्टिक सर्च आपके लाखों प्रोडक्ट को मिली सेकंड के अंदर में आपको रेंडर करा के दे देता है, आपको फैच करा देता है। लाखों प्रोडक्ट को वो एक बार में फैच करा देता है, उसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो इलास्टिक सर्च का मेन रोल होता है डाटा को फिल्टर कराना, यानी कि जो भी डाटा बेस से आपके पास डाटा आता है वो डाटा को वो बहुत ही इजीली फिल्टर करा देता है। उसके बाद दोस्तों, अब बात आती है कि ये इलास्टिक सर्च कौन कौन से डेवलपर के लिए है। दोस्तों, इलास्टिक सर्च फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलपर के लिए बेस्ट है। बैक एंड के लिए तो है ही है, उनको एपीआई में वो एपीआई जब बनाते हैं तो उनको फिल्ट्रेशन वगैरह की नीड बहुत होती है, तो वहां पे वो इलास्टिक सर्च का यूज करते हैं जिससे उनकी एपीआई और ज्यादा स्मूथ होती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर की बात करें, तो फ्रंट एंड डेवलपर को भी इलास्टिक सर्च की नीड पड़ जाती है। वो कैसे पड़ती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, जैसे
सपोज एक फ्रंट एंड डेवलपर है, उस वो किसी आईटी कंपनी में काम करता है, तो दोस्तों क्या होता है ना, आईटी कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसका डाटाबेस वगैरह बहुत स्मूथ बना रहता है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें बैकएंड डेवलपर ही नहीं होता है या बैकएंड डेवलपर से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है कि हमें फिल्टर की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट हमारे सामने सारे प्रोडक्ट तो आ जाते हैं, सारे सब कुछ तो आ जाता है, लेकिन हमें फिल्टर लगाना पड़ता है जो कि बैकएंड डेवलपमेंट से हमें लग के नहीं मिला है। तो उस केस में जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो वहां पे अगर इलास्टिक सर्च यूज करता है तो उसकी जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही फास्ट होते हैं। यानी कि सपोज बैकएंड डेवलपर ने जो भी एपीआई बनाया उसमें जो भी टाइम है एपीआई को रिस्पॉन्स करने का, उसी टाइम में फिल्टर लगाने के बाद भी उसी टाइम में वो एपीआई रिस्पॉन्स हो जाती है। दोस्तों कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बैकएंड डेवलपर से ज्यादा काम नहीं कराया जाता है, मोस्टली बस डाटा को ही रेंडर करवा लिया जाता है। यानी कि सारे के सारे जो डाटा है वो उसको फैच करवा लिया जाता है। यानी कि सपोज करिए आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें 10 लाख प्रोडक्ट है, 10 लाख प्रोडक्ट है या सीआर तक प्रोडक्ट है। अब क्या होता है कि बैकएंड डेवलपर ने क्या किया, उसने एक ऐसी एपीआई बनाई जिनमें सारे प्रोडक्ट शो हो गए, लेकिन उसका शो होगा और उसके रिस्पॉन्स भी आ गए। उसके बाद दोस्तों अगर हम उस एपीआई को हिट करते हैं तो वो 1 से 2 सेकंड के अंदर में वो एपीआई रिस्पॉन्स कर देती है। लेकिन जब आप उस पर फिल्टर लगाते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो और आप अगर गलत वे से फिल्टर लगाते हो तो क्या होता है दोस्तों, आपका जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वो तो 1 से 2 सेकंड होता है, लेकिन आपके फिल्टर लगाने के बाद आपके प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स वो काफी बढ़ भी सकता है, जैसे 5 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, क्लाइंट भी इरिटेट हो जाता है कि एपीआई में तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है बट इसको इंटीग्रेट करने के बाद काफी स्लो हो गया है। उसके बाद दोस्तों यूजर को भी प्रॉब्लम होती है जब वो उस फीचर को यूज करता है। और अगर फ्रंट एंड डेवलपर इलास्टिक सर्च को यूज करता है तो दोस्तों उस केस में क्या होता है कि जितना टाइम दो, जैसे सपोज करो 2 सेकंड का टाइम लगा डाटा को रेंडर होने में एपीआई में, तो दोस्तों उतना ही टाइम आपका फिल्टर, चाहे आप मल्टीपल फिल्टर लगाओ, जैसे भी फिल्टर लगाओ, जैसे भी सर्च करो, आपका सेम उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आपका जो सर्च करने का जो फॉर्मूला है वो इलास्टिक सर्च अपने तरीके से करता है। दोस्तों इलास्टिक सर्च में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेज में यूज होता है, तो दोस्तों मैं सीधे लफ्जों में कहूंगा इलास्टिक सर्च को आप किसी भी बैकएंड पे किसी भी लैंग्वेज पे यूज कर सकते हैं। इलास्टिक सर्च क्या है, ये एक रेस्ट एपीआई है जो कि एचटीटीपी और जेसन में बनी हुई है। तो जो भी लैंग्वेज है जो आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कॉल बैक करता है वो उस लैंग्वेज में आप इलास्टिक सर्च को यूज कर सकते हैं। इसी कारण मैं कहूंगा इसको किसी भी लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो या फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हो। दूसरा, ये किसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है दोस्तों, वैसे तो आप जिस लैंग्वेज में काम करते हो हर लैंग्वेज के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर हम बात करें जावा की, जैसे स्प्रिंग बूट हो गया, तो इसके लिए काफी बेस्ट है। क्योंकि स्प्रिंग बूट में क्या है दोस्तों, वो जावा में बना और इलास्टिक सर्च भी जावा में बना है, तो उनके जो डेवलपर है उनको इसको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। उसका आर्किटेक्चर पर वो अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी जावा में बना, वो भी जावा में काम करते हैं, तो वो इतना वो नहीं रहता। लेकिन दोस्तों अगर इसे आप रिएक्ट में या नोड में, लैरावेल में, इन सब पे यूज करते हो तो दोस्तों ऐसा नहीं कि इसमें भी यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आप उसका आर्किटेक्चर अच्छे से समझ लो और उसको यूज आप इजीली कर सकते हो। लोग करते हैं दोस्तों। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो सबसे ज्यादा इलास्टिक सर्च लैरावेल जैसे प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है और लोग बिल्कुल स्मूथली इसमें काम कर भी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों क्या है, बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो लैरावेल में बन चुके हैं, अब उसमें काफी डाटा आ चुका है, तो क्लाइंट भी उसको मूव नहीं कराता है। और उसके बाद उसमें जब कोई भी ऐसे डाटा बढ़ता है, सर्च करना होता है, तो उसमें डेवलपर इलास्टिक सर्च को यूज करके उसके सर्च को भी स्मूथ बना लेता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि इलास्टिक सर्च कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए है, तो दोस्तों इलास्टिक सर्च आपके बड़े प्रोजेक्ट के लिए है। बड़े प्रोजेक्ट्स यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें डाटा का वॉल्यूम ज्यादा हो। यानी कि अगर आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 10-20 हजार का ही डाटा है, तो दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप इलास्टिक सर्च यूज करते हो तो ये आपकी प्रोफेशनलिटी नहीं है। आपको इलास्टिक सर्च की नॉलेज है भी, फिर भी आप ऐसे प्रोजेक्ट में यूज ना करें, क्योंकि
छोटे कम डाटा वाले प्रोजेक्ट में अगर आप इलास्टिक सर्च को यूज करते हो तो क्या होता है कि आपका टाइम कंज्यूम होगा, क्लाइंट का भी टाइम कंज्यूम होगा, बेकार में प्रोजेक्ट भी हैवी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब लार्ज डाटा होता है तो उस केस में इलास्टिक सर्च को यूज करना आपके लिए मस्ट है। आपका डाटा 1 लाख प्लस है तो आप समझ लिए आप इलास्टिक सर्च को यूज कीजिए। इलास्टिक सर्च को यूज कीजिएगा तो इसमें क्या होगा कि आपको आपकी सर्चिंग वगैरह, फिल्टर वगैरह, ऑटो कंप्लीट जैसे फीचर काफी स्मूथ चलेंगे, ज्यादा वेट करने का टाइम नहीं देना पड़ा, लोडिंग ज्यादा नहीं चलेगी। दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे आपकी अमेजन होगी, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, दोस्तों इन सारी कंपनियों में भी इलास्टिक सर्च का यूज होता है और उनके प्रोडक्ट को फिल्टर कराने के लिए, सर्च कराने के लिए, ऑटो कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे इलास्टिक सर्च ही यूज हो रहा है। क्योंकि दोस्तों डाटाबेस से तो डाटा सारा आ जाता है, लेकिन डाटाबेस से वो भी हैंडल नहीं करते उस चीज को। अगर वो करेंगे तो उनके पास तो दोस्तों करोड़ों के डाटा है, तो क्या होगा, उनका प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बैठ जाएगा। एक दिन में लाखों लोग सर्च कर रहे होते हैं, हर तरीके के फिल्टर लगे हुए, मल्टीपल फिल्टर है, और अगर नॉर्मल डाटा बेस से करेंगे तो वो बैठ जाएगा। इसलिए वो कंपनियां भी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इलास्टिक सर्च यूज करते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ के डाटा है। दोस्तों डाटा ज्यादा है तभी इसको यूज करना है। दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो दोस्तों हम लोग भी उसको जो यूज करते हैं उन्हीं प्रोजेक्ट पे यूज करते हैं जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है डाटा का, डाटाबेस में ज्यादा वॉल्यूम होता है, उन्हीं में यूज करते हैं। 10-20 हजार डाटा वाले में हम नहीं यूज करते, जिसमें डाटाबेस में मुश्किल से 10-20-30 हजार डाटा है, उसमें हम इलास्टिक सर्च को यूज नहीं करते। हम इलास्टिक सर्च को सिर्फ सर्च, फिल्टर और ऑटो कंप्लीट जैसे फीचर के लिए यूज करते हैं। बाकी यह है कि इलास्टिक सर्च का पूरा आर्किटेक्चर मैंने देखा हुआ है, उसको अच्छे से मैंने समझ रखा है कि उसको कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से घुमाना, वो सारी चीज मुझे पता है। तो दोस्तों आप भी उसकी नॉलेज रखो, लेकिन दोस्तों यूज सिर्फ प्रोफेशनलिटी करो, प्रोफेशनली करो। ऐसा नहीं कि इलास्टिक सर्च आ गया तो बस हर प्रोजेक्ट में इलास्टिक सर्च को यूज करो, नहीं दोस्तों। इलास्टिक सर्च सिर्फ जिस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसी में करो, जिसमें डाटा बेस का वॉल्यूम ज्यादा है उसमें करो। दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी बड़ी आईटी कंपनी में काम करना चाहते हो या फिर बड़े प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो तो दोस्तों इलास्टिक सर्च सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीखो। दोस्तों इलास्टिक सर्च को समझो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और बड़े प्रोजेक्ट में इसको यूज करो। दोस्तों अगर आप प्रोगो ज्वाइन करते हो, हम प्रोगो में आपको इलास्टिक सर्च की ट्रेनिंग भी अलग से देते हैं। अगर आपको इलास्टिक सर्च की ट्रेनिंग भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों इलास्टिक सर्च के ऊपर मैं और भी वीडियो ला के दूंगा आपको, उसमें मैं प्रोफेशनल तरीके से कैसे इलास्टिक सर्च को यूज किया जाता है, प्रोजेक्ट पे कैसे यूज करते हैं, मैं आपको उन वीडियो में वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो उसमें आपको इलास्टिक सर्च और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।